सो ये वीडियो पब्लिक एट लार्ज के पास जा सकती है। अगर आप किसी ऐसी स्थिति में हैं कि कैमरा ऑन ना कर पाएँ तो ओके, लेकिन अगर कैमरा ऑन करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरे को काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी। तो इसलिए प्लीज़ कैमरा ऑन कर लीजिए सबसे पहले, और एक क्वेश्चन पूछना है, उसका जवाब दीजिएगा, उसके बाद आगे चलेंगे। राइट, ओके। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है गाइज़, पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी तो थम्स अप, बुरी तो थम्स डाउन। थम्स अप आ रहे हैं, ओके, ग्रेट। ऐसे निधि का थंब ऐसे आ रहा है कि सर कभी कभी अच्छी कभी कभी बुरी। ओके, नो प्रॉब्लम। सो देखो यार, फेस्टिव सीजन में थोड़ी सी दिक्कतें हो जाती हैं, और कंसिडरिंग जो अभी और सिचुएशंस चल रही हैं, चाहे वो कोविड की हैं या फिर और वो आपको जो डिस्ट्रैक्शंस मिल रही हैं, उसके चलते मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी दिक्कत जो है ज़्यादा हो रही होगी। बट कोई बात नहीं, कि भाई ये आराम से जो है हम लोग जीत सकते हैं, अगर हम बढ़िया से अपना संयम जो है बनाए रखें। तो आज हम इसलिए मिले हैं, आज मैं इसलिए आया हूँ आपके पास कि आपको मोटिवेट कर सकूं, और साथ साथ में आप लोगों को ऑडिटिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे ऐसे नंबर 315 जो है रिवाइज करा सकूं। राइट, तो तैयार हैं आप लोग? जल्दी बता दीजिए, गिव मी अ थम्स अप। ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऐसे 315, काफ़ी इंपॉर्टेंट ऐसे है, और इसमें से मुझे उम्मीद है कि आपका 5 नंबर के आसपास का एक क्वेश्चन आ जाना चाहिए ऐसे 315 में। राइट, एंड मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी इसे इसी शिद्दत से पढ़ेंगे। एक बात, इट्स अ रिविजनरी वीडियो, सो डोंट एक्सपेक्ट कि हम बहुत डिटेल में जाएंगे। दूसरी बात, इस वीडियो के साथ मैं आपको एक रिकमेंडेशन और दे रहा हूं। वैसे मुझे उम्मीद है आप लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी, बट मैं फिर भी एक बार रिकमेंड करूंगा। एक मैंने आईसीआई के स्टडी मैट का चैप्टर 4 जो है इंटरनल कंट्रोल से जो डील करता है, उसकी मैंने कंप्लीट रिवीजन वीडियो बना के अपलोड करी है। द चैप्टर नंबर इज एज पर द न्यू कोर्स, बट ओल्ड कोर्स वाले स्टूडेंट्स भी उसको देख सकते हैं। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, आईसीआई का ऑडिट का चैप्टर 4 मैंने रिवाइज करा के पहले से अपलोड कर रखा है। तो ये वीडियो देखने के बाद अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं, बिलीव मी गाइज, आपका चैप्टर 4 एकदम परफेक्ट तैयार हो जाएगा। और चैप्टर 4 में से मुझे ऐसी उम्मीद है कि 5 से 8 नंबर के आसपास के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। 315 में से भी 5 नंबर का आ सकता है, और उसके बाद भी 4-5 नंबर के आसपास के हम लोग जो है उम्मीद लगा सकते हैं कि पूछा जा सकता है आप लोगों से पूरे चैप्टर 4 से। सो प्लीज डोंट स्किप दैट वीडियो एनी हाउ। ये वीडियो भी देखेंगे और वो वीडियो भी देखेंगे, वो 1-1.5 घंटे की वीडियो में पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर नाउ, कम ऑन, ग्रेट, गिव मी अ थम्स अप, शाबाश। चलिए जी, तो अब चलते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं ऐसे 315। लीजिए, आपके साथ में स्क्रीन शेयर कर देता हूं। लीजिए साहब, ये रहा आपका चैप्टर नंबर 4 जिसकी मैं बात कर रहा था। इसकी रिवीजन वीडियो मैंने पहले बना के डाल दी है, और 315 मैंने इसी चैप्टर में जो है कवर करा हुआ है। और अब चलते हैं ऐसे 315 की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट ऐसे है जो मैं नहीं चाहता आप मिस करें। अब जैसे आप एक आपको रिव्यू एक पॉइंट बता रहा हूँ। इंटरनल कंट्रोल की डेफिनेशन कायदे से ऐसे 315 में पढ़ाई जाती है, लेकिन अगर आप लोगों को याद हो तो 315 इंटरनल कंट्रोल की डेफिनेशन तो हमने बेसिक्स में भी पढ़ ली है, और साथ साथ में बेसिक्स में पढ़ने के साथ साथ में हम लोगों ने इसको अलग से भी चैप्टर 4 के अंदर पढ़ा हुआ है। राइट, तो आप ये समझिए कि मैं आपको वो चीज कराऊंगा जो उस एस्से के अंदर कोर आती है, और जिसे हमें बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। आइए चलते हैं एस्से 315 का नाम पढ़ने। बहुत ही बढ़िया स्टैंडर्ड है सर, बहुत ही काम का स्टैंडर्ड है। अगर पूरा नाम देखें तो आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग। आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग क्या? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। कैसे? थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। ऐसे के नाम को 3 पार्ट में बांट दीजिए। क्या करना है? आइडेंटिफाइंग एंड असेस करना है। किसको आइडेंटिफाई और असेस करना है? रोमम। आई होप रोमम आप सबको क्लियर है, हम लोग बहुत बार ये टर्म यूज कर चुके हैं। तो किसको करना है? रोमम, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई और असेस करना है थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। 315 का बड़ा जो भाई है वो है 330। 315 में हम लोग रिस्क को असेस करते हैं, 330 में बेटा हम लोग उस रिस्क को रिस्पॉन्स देते हैं। बेसिकली हम अपना एनईटी ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, जिसके अंदर आते हैं सब्सटैंटिव और कंप्लायंस प्रोसीजर, उनका एनईटी नेचर एक्सटेंट एंड टाइम डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 315। 315 इज नॉट एक्शन ओरिएंटेड, आई वुड से 315 इज आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग, 330 इज एक्शन ओरिएंटेड। आई होप इतनी बात क्लियर है।
ओके। ऐसे जब शुरू होता है तो आपको बताया जाता है सर ऑडिटर को क्या करना है, वही ऐसे का नाम, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मिडिल स्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड असेशन लेवल थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड एनवायरमेंट एंड इंक्लूडिंग द इंटरनल कंट्रोल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल मतलब ब्रॉडली जो रिस्क है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। असेशन लेवल, असेशन की डेफिनेशन भी हम लोग बेसिक्स में पढ़ते हैं, आपको पता होगा, रिप्रेजेंटेशंस बाय मैनेजमेंट एक्सप्लिसिट और अदरवाइज एम्बॉडिड इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये बात हम लोग पहले कर चुके हैं बेटा, जब हमने बेसिक वाली वीडियो पढ़ी थी। मैं फिर बोलता हूं, रिप्रेजेंटेशंस बाय मैनेजमेंट एक्सप्लिसिट और अदरवाइज एम्बॉडिड इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, अच्छा जी। सो यहां पे क्या होगा सर, हम लोग ये क्यों कर रहे हैं, सो दैट ही कैन डिजाइन एंड इंप्लीमेंट रिस्पॉन्सेज टू द असेस रिस्क ऑफ मिडिल स्टेटमेंट। ये लाइन आप लोग कट कर दीजिएगा। पढ़ाते समय मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि ये लाइन ऑल्दो लिखी हुई है, इंडियन स्टैंडर्ड में लिखी हुई है, लेकिन मैं इससे बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूं, इसको हम छोड़ देंगे। तो 315 का बेस हमने समझ लिया कि 315 में हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मिडिल स्टेटमेंट। हम सर आइडेंटिफाई और असेस क्यों कर रहे हैं, ताकि हम लोग अपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर का एनईटी डिजाइन कर पाए। एनईटी मतलब हम रिस्पॉन्स बना पाए जो रिस्क हमने असेस किया है। आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई है। देखिए, ऑल्दो ये एक बॉक्स मैंने दिया हुआ है, ये बॉक्स आपको किसी और किताब में शायद ना मिले, ये मैंने सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया है कि हम लोग हम लोग जो है, हमें बोला जा रहा है ना यहाँ पे कि भाई आपने क्या करना है, एंटिटी को अंडरस्टैंड करना है, उसके माहौल को। तो एंटिटी और उसके माहौल को अंडरस्टैंड करके क्या मिलेगा सर, याद करिए, ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क की अगर मैं बात करता हूं तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है, एक होता है रोमम और एक होता है आपका डीआर। राइट, रोमम की अगर मैं बात करता हूं तो दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है, एक होता है आईआर और एक होता है सीआर। अब आईआर, आईआर बोले तो इनहेरेंट रिस्क, द रिस्क दैट इज एसोसिएटेड विद द एंटिटी। आईआर को समझने के लिए आपको एंटिटी और उसके एनवायरमेंट को समझना है। सीआर, कंट्रोल रिस्क, इसको समझने के लिए आपको इंटरनल कंट्रोल को समझना है। तो कई बार स्टूडेंट पूछते हैं कि सर हमने क्यों समझना है एंटिटी और एनवायरमेंट को, तो बहुत सिंपल है, ताकि आप लोग इनहेरेंट रिस्क को, आप कंट्रोल रिस्क को असेस कर पाए। दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द एंटिटी, इट्स एनवायरमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। आई होप ये बात आपको समझ आ गई है। गिव मी अ बिग थम्स अप, कम ऑन गाइस। ग्रेट, बहुत बढ़िया। निधि, समझ आई कि नहीं आई? ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। चलिए तो वापस चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं गाइस एक बार कि भाई हम लोगों को एंटिटी और उसके एनवायरनमेंट को क्यों समझना है। आई होप ये बात जो है बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। हमें इसलिए समझना है ताकि हम लोग सर रिस्क को असेस कर पाए। रिस्क को क्यों असेस करना है, रिस्क को इसलिए असेस करना है ताकि हम लोग सर उसको रिस्पॉन्स दे पाए। आइए जी, देन इस एस्से के अंदर कुछ डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन में से भी मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे ये लोग, लेकिन फिर भी एक बात जान लेते हैं। सो व्हाट इज बिजनेस रिस्क? सबसे पहले रिस्क आता है बिजनेस रिस्क। सो बिजनेस रिस्क सर किसी भी कंडीशन, इवेंट, सर्कमस्टांस, एक्शन, इन एक्शन, फ्लो में बोलेंगे बिल्कुल हनी सिंह की तरह, कंडीशन, इवेंट, सर्कमस्टांस, एक्शन, इन एक्शन की वजह से हो सकता है जो एंटिटी की एबिलिटी टू अचीव ऑब्जेक्टिव पे एडवर्स इफेक्ट डाले। मान लेते हैं सर आप एक ऑन्टरप्रेन्योर हैं, आप एक सर एडटेक इंडस्ट्री के ऑन्टरप्रेन्योर हैं, आपके सर कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, लेकिन बाहर कोई ऐसी घटना घट जाती है जिससे आपकी एबिलिटी टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव पे इंपैक्ट आता है, तो उस तरह के रिस्क को हम लोग बोलेंगे बिजनेस रिस्क। सिंपल। व्हाट इज रैप? व्हाट इज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर? वेरी 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 सिंपल। द प्रोसीजर्स व्हिच आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे हो या सेशन लेवल पे हो, थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, इट्स एनवायरमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, उसको सर हम लोग बोलेंगे क्या? उसको हम लोग बोलेंगे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। आई होप आपको ये बात जो है समझ आ गई है। तो रैप की डेफिनेशन में भी कोई दिक्कत नहीं है। रैप क्या है? रैप सर आप ध्यान से देखें तो वही तो प्रोसीजर जिससे हम अंडरस्टैंड करते हैं एंटिटी को, उसके एनवायरमेंट को, उसके इंटरनल कंट्रोल को। क्यों करते हैं? टू आइडेंटिफाई द असेस द टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मिडिल स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड असेशन लेवल। तो वही बात, ऐसे अगर नाम ही बार बार घुमा फिरा के लिखे जा रहे हैं, कोई नई बात नहीं बताइए। नाउ सिग्निफिकेंट रिस्क, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपसे जो है पूछा जा सकता है। तो सिग्निफिकेंट रिस्क क्या है? सिग्निफिकेंट रिस्क सर बहुत सिंपल है, ऐसा रिस्क विच रिक्वायर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन। आगे ऐसे में हम इसके 6 एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज उसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अभी के लिए सिर्फ डेफिनेशन, डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं कि पुराने टाइम पे ये क्वेश्चन जो है कंपलसरी क्वेश्चन के तौर पे दे दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 1 जब कंपलसरी होता था हमारा, जो डिस्क्रिप्टिव पेपर्स आते थे, तो वहां पे पूछा गया था व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट रिस्क, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ सिग्निफिकेंट रिस्क। सो वी आर गोइंग टू कवर दिस, डोंट वरी एट ऑल। अभी के लिए सिर्फ इतना समझिए कि सिग्निफिकेंट रिस्क वो रिस्क है जिसपे स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन चाहिए होती है। नाउ मटेरियल वीकनेस, नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट फिर भी एग्जाम में आज की डेट में सर डेफिनेशन के फॉर्म में पूछ लें या कुछ ट्रू फॉल्स एमसीक्यू के फॉर्म में पूछ लें, तो हम इसको भी कवर करके चल रहे हैं। मटेरियल वीकनेस बेसिकली वीकनेस है किसमें? आईसी में। इसका मटेरियल इफेक्ट हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। याद रखिएगा, ऑडिटर इज कंसर्न विद द आईसी विच इज हैविंग इंपैक्ट ऑन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ऑडिटर ओवरऑल आईसी से कंसर्न नहीं होता है, ये बात आपने याद रखनी है। ओके, अच्छा, ऑडिटर चेक करेगा मटेरियल वीकनेस है या नहीं डीआईएम ऑफ आईसी में। व्हाट इज डीआईएम? डिजाइन इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ आईसी। अगर आपको बेसिक की क्लास याद है तो मैं आपको एक बार बता दूं कि भाई आईसी पे
एज पर द स्टैंडर्ड्स हमें ओपिनियन नहीं देना होता है, लेकिन आईसी में अगर कोई वीकनेस है तो वो डेफिनेटली हमें मैनेजमेंट को बतानी चाहिए। हाँ जी, आईसी में कोई वीकनेस है तो हमें डेफिनेटली मैनेजमेंट को बतानी चाहिए। अच्छा जी, और ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा मटेरियल वीकनेस इन आईसी ऑन अ टाइमली बेसिस टू मैनेजमेंट। इससे रिलेटेड एक एसए भी है, एसए नंबर 265, और इससे रिलेटेड एक छोटा टॉपिक भी हमने क्लास में कवर किया है जिसका नाम है लेटर ऑफ वीकनेस। आप में से कई बच्चे बार बार बोलेंगे सर 265 कोर्स में नहीं है, 330 कोर्स में नहीं है। मैं बार बार बोल चुका हूँ ये कोर्स में नहीं है, कोर्स में नहीं है कह के सर आईसीआई ने बोल दिया है कि देखो जी ऐसे कोर्स में नहीं है, लेकिन ऐसे से रिलेटेड कोई भी बात अगर किसी चैप्टर में आती है तो वो कोर्स में है। मैंने आपको ये बात प्रूव भी कर दी थी। अगर आप ऐसे 330 देखेंगे तो ऐसे 330 का क्वेश्चन इस बार की आरटीपी में या एमटीपी में आया भी हुआ है और वो हमने क्लास में कवर किया हुआ है। ऐसे 330 का क्वेश्चन जो है आपकी इस बार की आरटीपी एमटीपी में आया भी हुआ है और हमने क्लास में कवर भी किया हुआ है। सो प्लीज किसी भी तरह की चीज में ना पढ़ेंगे भाई ये कोर्स में नहीं है वो कोर्स में नहीं है, जितना पढ़ाया जाए पढ़ के जाइए अच्छे तरीके से। आइए जी, तो ये 3 डेफिनेशन है बिजनेस, 4 डेफिनेशन है बिजनेस रिस्क, रैप, सिग्निफिकेंट रिस्क, मटेरियल वीकनेस। मुझे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लगती है सर सिग्निफिकेंट रिस्क की डेफिनेशन, देन सेकंड नंबर पे मटेरियल वीकनेस और थर्ड नंबर पे बिजनेस रिस्क और फोर्थ पे रैप। रैप को मैं फोर्थ नंबर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप सोचिए उसमें कुछ है ही नहीं, उसमें तो बस बता दिया कि रैप क्या होते हैं और वो हमें बचपन से पता है सर। आप अपने आप से बनाना चाहो तो बना सकते हो। ऐसे ऑडिट प्रोसीजर जिनसे हम आइडेंटिफाई और असेस करते हैं रोमम को, कैसे आइडेंटिफाई और असेस करते हैं थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, इट्स एनवायरनमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल बोथ एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड इन सेशन लेवल। चलिए जी, आइए, तो हमारे पास सर रिस्क जो है 2 लेवल पे हो सकता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड असर्शन लेवल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली बात करते हैं सर ओवरऑल ब्रॉड एनवायरनमेंट से कि एंटिटी का माहौल कैसा है, एंटिटी के अंदर जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ ब्रॉड लेवल पे कितनी छेड़छाड़ की जा सकती है, उसे बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। असर्शन हमें पता है सर, असर्शन को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, अकाउंट बैलेंस, ट्रांजैक्शन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, फिर भी एक बार बता दूं अकाउंट बैलेंस पे 4 असर्शन आ जाती है हमारे पास, ERCV और ट्रांजैक्शन पे OCACC। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर सच बताऊं तो कोई बहुत बड़ी अपने आप में असर्शन है ही नहीं, बल्कि मुझे यहाँ पे प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर और यहाँ पे प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर लगा देना चाहिए था, बट फिर भी अलग से है कि भाई अकरेंस की प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर, कंप्लीटनेस की प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर, एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन, क्लासिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी। मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आप लोगों ने बेसिक क्लास अटेंड करी है और हमने उसमें बहुत अच्छे से इसको कवर किया हुआ है, राइट। अच्छा, अभी तक अगर हम उससे पूछे सर एग्जाम के लिए बताओ सर क्या आने वाला है, तो भाई सिग्निफिकेंट रिस्क की डेफिनेशन याद रखना, बाकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अभी तक बहुत जरूरी थी। अब चलते हैं आगे। नाउ दिस इज द टॉपिक जिसको मैं बोलूंगा सर 5 स्टार है, 5 स्टार है, ट्रिपल ए है और त्रिवेदी है। ये आएगा बच्चों एग्जाम में, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। ये आपसे बोलेंगे कि बताओ जी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करने के लिए आप कौन कौन से और प्रोसीजर जो यूज कर सकते हैं। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करने के लिए आप कौन कौन से प्रोसीजर जो है यूज कर सकते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अभी तक हम पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपको याद हो, अगर आपने मेरे साथ पढ़ाई करी है, क्लासेस ले रखी हैं, अगर आप कहीं और भी पढ़े हैं तो आपको जरूर पता होगा AEIOU रीपरफॉर्म। इसमें एनालिटिकल प्रोसीजर आता है, आपके पास इंक्वायरी आती है, इंस्पेक्शन आता है, ऑब्जर्वेशन आता है, रिकैलकुलेशन आता है और रीपरफॉर्मेंस आता है, राइट। एक्सटर्नल कंफर्मेशन भी हम लोग बोल देते हैं। दीज आर दी प्रोसीजर्स विच कैन बी यूज्ड बोथ एज रैप एंड फैप, बोथ एज रैप एंड फैप। और इन्हीं में से कुछ ऑडिट प्रोसीजर उठा के हम लोग जो है, इन्हीं में से कुछ प्रोसीजर उठा के हम लोग सर यहां लगा देंगे और बोलेंगे ऑडिटर इनकी मदद से रैप करता है। तो ऑडिटर रैप कैसे करेगा, किन की मदद से रैप करेगा? ऑडिटर सर इंक्वायरी करेगा, सॉरी, ऑडिटर जो है इंक्वायरी करेगा, यहां पे मैंने ई से लिखा हो, वैसे आप आई से भी लिख सकते हैं। ऑडिटर इंक्वायरी करेगा, ऑडिटर एनालिटिकल प्रोसीजर लगाएगा, ऑडिटर ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन करेगा। ओके, कम ऑन। अच्छा, एक बात मैं आपको यहाँ पे याद दिलाना चाहूंगा एनालिटिकल प्रोसीजर को लेके, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। एनालिटिकल प्रोसीजर इस तरह से बनाया गया है कि सर ये प्लानिंग के टाइम पे भी यूज होता है, रिस्क असेसमेंट के टाइम पे भी यूज होता है। हर्ष पढ़ लो नलायक, ये प्लानिंग के टाइम पे भी यूज होता है और साथ साथ जो है याद रखिएगा सर ये आपके सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर भी यूज होता है। तो दोनों चीजें याद रखिए, एनालिटिकल प्रोसीजर कैन बी यूज एज रैप एंड कैन बी यूज एज फैप। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। एनालिटिकल प्रोसीजर दो धारी तलवार है, रैप के लिए भी यूज हो सकता है, फैप के लिए भी यूज हो सकता है। जब हम ऑडिट की शुरुआत में उसको यूज करते हैं तो सर हम रैप के लिए यूज करते हैं। एक क्विक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आप ये सोचिए कि सर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन और प्रोडक्शन, आप किसी इस तरह के बिजनेस में है जहां पे आपकी प्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन से रिलेटेड है, यानी जितनी ज्यादा प्रोडक्शन उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, राइट। तो इस बार आप देख रहे हैं कि प्रोडक्शन ज्यादा हुई है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम आया हुआ है, तो आपको शुरू में लगे भाई यहां पे गलती होने के चांसेस है। नाउ यू आर यूजिंग इट एज अ व्हाट, रैप।
ओके तो याद रखिए एनालिटिकल प्रोसीजर जो है आपका रैप की तरह भी यूज हो सकता है और फैप की तरह भी यूज हो सकता है। अगर यही इलेक्ट्रिसिटी, ध्यान सुनिएगा, इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है ऑब्वियसली सर हम सबको पता है वो पर यूनिट के हिसाब से बिलिंग होती है। अब इलेक्ट्रिसिटी की जो यूनिट कंज्यूम हुए हैं मैं इनटू रेट पर यूनिट कर दूं और मैं देखूं, ध्यान सुनिएगा, और मैं देखूं कि सर ये बिल बनना चाहिए लेकिन इनका बिल कुछ और बन रहा है, यहां पर ये सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर की तरह यूज हो रहे हैं। मैं नंबर्स की चेकिंग कर रहा हूं और जो मैंने आपको शुरू में बताया कि जो ऊपर ऊपर से मैंने आइडिया लिया कि भाई प्रोडक्शन तो बढ़ी है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं बढ़ा है, यहां मैं उसे रैप की तरह यूज कर रहा हूं। ऑलवेज रिमेंबर एनालिटिकल प्रोसेस कैन बी यूज्ड एज रैप एंड कैन बी यूज्ड एज फैप। ओके अच्छा वापस आते हैं मुद्दे पे। ये बेटा 5 स्टार टॉपिक है। 5 स्टार टॉपिक क्यों है? क्योंकि यहां पे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा इंस्टीट्यूट के बता दो हाउ ऑडिटर इज गोइंग टू assess the risk of an entity. What procedure will auditor use to assess the risk of the entity? So you will say that देखो जी वो तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करेगा लेकिन रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के अंदर क्या काम करेगा? 3 मेजर काम करने वाला है। नंबर 1 मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेगा, फर्स्ट इज इंक्वायरी। नंबर 2 एनालिटिकल प्रोसीजर लगाएगा एंड नंबर 3 ऑब्जर्वेशन इंस्पेक्शन लगाएगा। एक नंबर 4 और भी लिख लीजिए, एक नंबर 4 और भी लिख लीजिए आप लोग, या फिर इसको ऐसे लिख देते हैं अदर्स करके, अदर्स। अदर्स अब अदर्स में क्या होगा? जो ऑडिटर को नॉलेज मिली है, जो ऑडिटर को नॉलेज मिली है अदर एंगेजमेंट्स में, हो सकता है ऑडिटर कोई और भी एंगेजमेंट कर रहा हो एंटिटी के साथ, तो वहां पे जो उसको नॉलेज मिली है, या फिर प्रीवियस ऑडिट में जो नॉलेज मिली है, प्रीवियस ऑडिट में जो नॉलेज मिली है, या फिर आपको प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी करते समय। अब ये प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी क्या होती है? ऐसे 220 याद कीजिए, ऐसे 220 याद कीजिए, हमने वहां पे पढ़ा हुआ है कि जब आप ऑडिट एक्सेप्ट करते हैं तो आपको देखना चाहिए भाई मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी सही है या नहीं। हम एक्सेप्ट करने से पहले 220 में आप जाके देखेंगे, वहां पे आपको 4 बातें पढ़ाई हैं मैंने कि भाई हम मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी हम चेक करेंगे, टीसीडब्ल्यूजी की इंटीग्रिटी हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पे जो आपको नॉलेज मिली है उससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं? रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं। ये प्लीज आप लोग लिख लीजिए। तो ये 4 बातें हैं जिनसे ऑडिटर रिस्क असेस कर सकता है। मैं इसको डिटेल में ही पढ़ा देता हूं क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज ऑडिटर क्या करेगा? इंक्वायरी। इंक्वायरी किससे? मैनेजमेंट से, दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फॉर एग्जाम्पल सीएफओ है या और बड़े लोग हैं। अच्छा जी, एंड फ्रॉम अदर्स विद इन द एंटिटी और अदर एम्प्लॉय विद डिफरेंट लेवल ऑफ अथॉरिटी हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द रिस्क ऑफ मेटल स्टेटमेंट। तो ऑडिटर सबसे पहले तो पूछताछ शुरू करेगा। इंक्वायरी का सिंपल मतलब है पूछताछ। किससे पूछताछ करेगा? मैनेजमेंट से। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो लोग, या फिर और अदर एम्प्लॉयज एट डिफरेंट लेवल ऑफ अथॉरिटी। आई होप ये पॉइंट क्लियर है गाइस। कम ऑन जल्दी बताएं, गिव मी अ थम्स अप। ग्रेट। सेकंड पॉइंट एनालिटिकल प्रोसीजर। तो ऑडिटर आते ही क्या करेगा? अनयूजुअल ट्रांजैक्शन, इवेंट्स एंड अमाउंट्स, रेशियोज एंड ट्रेंड्स ढूंढने की कोशिश करेगा जिससे ऑडिट इंप्लीकेशन मिल सकते हो। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया कि भाई मेरी प्रोडक्शन और बिजली का बिल आपस में रिलेटेड है। मेरी प्रोडक्शन ऐसी है कि भाई मैं को प्रोडक्शन के लिए बिजली लगती है और बिजली लगेगी तो बिजली का बिल आएगा। अब प्रोडक्शन तो बढ़ी है लेकिन बिजली का बिल या तो घट गया या बढ़ा नहीं है। मुझे दो, अच्छा इसमें ये नहीं है कि क्लाइंट गलत है, हो सकता है सर कुछ सब्सिडी मिल गई हो, लेकिन पॉइंट ये है कि भाई यहाँ पे एक ऑडिट इंप्लीकेशन तो निकल के आ रहा है कि अगर प्रोडक्शन बढ़ी है तो बिजली का बिल क्यों नहीं बढ़ा है। आई होप ये बात क्लियर है। कम ऑन ग्रेट राइट। अच्छा जी, unusual or unexpected relationship that are identified may assist the auditor in identify risk of middle statement, establish the risk of, especially the risk of middle statement due to fraud. ओके देन ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन। श्योर सी बात है सर, ऑडिटर जाएगा, ऑब्जर्व करेगा, बैठेगा, देखेगा कि इन लोगों के प्रोसीजर कैसे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर सर यहाँ पे कभी गुड्स आते हैं तो गुड्स के लिए क्या रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्या रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं, इनके प्रोसीजर्स कैसे हैं। इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन तो जिंदगी भर के लिए मैंने आपको रटवा दिया, सिर्फ 2 वर्ड याद रखिएगा इंस्पेक्शन के लिए, वो है सर डॉक्यूमेंट्स चेक करना, इंस्पेक्टिंग द डॉक्यूमेंट्स। कम ऑन, इंस्पेक्टिंग द व्हाट्स, कम ऑन, डॉक्यूमेंट्स, राइट। तो इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है सर? आप जाके जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करते हैं, उसे हम बोलते हैं इंस्पेक्शन। लीजिए, या फिर प्रोसीजर जो रिटर्न है उसको आप चेक कर लेते हैं, वो हो गया हमारे लिए इंस्पेक्शन। लीजिए, तो ये हमारे लिए गाइस एक क्वेश्चन तैयार होता है, सुपर इंपॉर्टेंट। उससे इस क्वेश्चन से पहले हम जितनी बातें पढ़ रहे थे ना वो सब समझने के लिए जरूरी थी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा डायरेक्ट, इसलिए इसको रटना भी है और समझना भी है। आई होप आपके साथ दोनों चीजें हो चुकी हैं। प्लीज ये नोट कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नोट नहीं करा है तो। ओके गाइस, गिव मी अ थम्स अप अगर चीजें क्लियर है यहां तक तो। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए जी, अब चलते हैं आगे और देखने की कोशिश करते हैं कुछ और चीजें अपने पास क्या क्या हैं। और अब हम बात करेंगे सर जी आपसे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, और वो है अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी। डायरेक्ट क्वेश्चन, ये भी सर 5 स्टार त्रिवेदी क्वेश्चन है सर, 5 स्टार AAA त्रिवेदी। और ये वेट कर रहा है, ये वो त्रिवेदी है जो एग्जाम में आने की वेट कर रहा है। सीधा सीधा पूछ लेंगे व्हाट इज द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी। ये नहीं पूछ रहे हाउ वी विल अंडरस्टैंड द एंटिटी, कह रहे हैं जी पर्पस बताओ, पर्पस बताओ, एंटिटी को समझने से होगा क्या।
सो सबसे पहली बात, आप इसमें कीवर्ड्स रटेंगे और आगे चलेंगे मेरे साथ। आपको क्लास में जो समझाया गया था उसको ध्यान में रखेंगे। एस्टैब्लिश द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अपना स्कोप तय हो गया कि सर हमने इस एंटिटी में करना क्या है, हमारी प्लानिंग में हमें मदद करने वाला है। दूसरा, ऑब्वियसली रोमम डिटरमाइन करने में हेल्प करेगा जब हम एंटिटी को समझेंगे। मैंने आपको शुरू में बोल दिया था कि भाई साहब हमने एंटिटी को क्यों समझना है, ताकि हम आईआर को समझ पाए। आईआर बोले तो क्या, इनहेरेंट रिस्क। ग्रेट। उसके बाद मटेरियलिटी लेवल डिटरमाइन करने में मदद करेगा। अकाउंटिंग पॉलिसी अप्रोप्रिएट है या नहीं, ये डिटरमाइन करने में मदद करेगा। ऐसे एरियाज जहां पे स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन चाहिए, अभी भी पढ़ के आए थे, सिग्निफिकेंट रिस्क, सिग्निफिकेंट रिस्क ढूंढने में मदद करेगा। देन एक्सपेक्टेशन सेट करने में मदद करेगा। एक्सपेक्टेशन सेट करने से क्या होगा, एक्सपेक्टेशन सेट करेंगे, लास्ट में जाके मैच करेंगे कि भाई जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो है या नहीं। बेसिकली एनालिटिकल प्रोसीजर को अप्लाई करने में मदद मिलेगी। अच्छा जी। देन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, हमारे पास जो ऑडिट एविडेंस है वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट है या नहीं, ये जज करने में मदद करेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है गाइस, स्टोरी बनानी है स्टोरी बनाओ, सिंपली रट के जाना है सिंपली रट के जाओ, लेकिन इसको करके जरूर जाएंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रोमम, मटेरियलिटी, 3 पॉइंट तो पक्के हैं। अकाउंटिंग पॉलिसीज, एरिया रिक्वायरिंग स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन, एक्सपेक्टेशन एंड एविडेंस, दैट्स इट, राइट। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ये मेरा एक चंक हो गया, ये मेरा एक चंक हो गया, और लास्ट वाले 2 बच गए, ई, एक्सपेक्टेशन एंड एविडेंस। ऊपर से देखते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, उसके बाद आ गया रोमम एंड मटेरियलिटी। रोम और मटेरियलिटी अपने साथ जुड़े हुए हैं, इसको अगर आप जोड़ना भी चाहते हैं तो 315 320, देखो कैसे जोड़ दिया मैंने। रोमम कहां पे, 315 में। मटेरियलिटी कहां पे, 320 में। उसके बाद तो अपने पास अकाउंटिंग पॉलिसी, एरिया रिक्वायर्ड स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन, एक्सपेक्टेशन एंड एविडेंस, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। इसको आप 5-6 बार रीड करेंगे, अंदर का कंटेंट भी पढ़ेंगे। आप हेडिंग बना के लिख के आए ना लिख के आए, लेकिन आप अगर ये 6-7 लाइनें लिख के आ गए, आपको सब फुल मार्क्स मिल सकते हैं। ये है बेंचमार्क क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आईसीआई कह रहा है कि मैं पूछूंगा, और अभी भी आप अगर नहीं करके जाते हो तो गाइस गलती आपकी है, राइट। और जिसने नहीं पढ़ा हुआ भाई, प्लीज एक बार पढ़ लो, यहीं से पढ़ लो। उसके बाद आप एक बार आईसीआई का स्टडी मटेरियल देख लेना, जो मेरे साथ पढ़े हुए हैं पहले से ही, उनको कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझाए भी हुए क्लास में बहुत बार, तो इसको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आइए देन, अब आता है जी अगला क्वेश्चन, ये भी सर 5 स्टार क्वेश्चन। अब आप देख रहे हैं डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं सारे, और जो भी डायरेक्ट क्वेश्चन है ना वो सर 5 स्टार है। ये बेंचमार्क क्वेश्चन है, एग्जाम में आएंगे और इनमें हमने मार्क्स स्कोर करने हैं, पक्की बात। आइए, हाउ टू अंडरस्टैंड द एंटिटी, नॉलेज ऑफ द क्लाइंट बिजनेस हम लोग कैसे लेंगे, ये देखिएगा। ये था पर्पस, व्हाई वी शुड अंडरस्टैंड द एंटिटी। डिफरेंशिएट करना सीख जाओ, कहीं एग्जाम में क्वेश्चन कोई और आए, आंसर कुछ और लिखा हो। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, नाउ हाउ टू अंडरस्टैंड द एंटिटी। पर्पस हमें पता है, वैसे तो मोटी मोटी बात तो ये थी भैया आईआर, राइट। लेकिन अब हमें प्रॉपर आंसर पता है, हमें प्रॉपर आंसर पता है। सबसे पहले बताओ क्या था, सबसे पहले चैट बॉक्स में लिख के बताओ पहला पॉइंट क्या था, जल्दी से बताओ। पर्पस वाला, पर्पस वाला, कम ऑन। फ्रेमवर्क, ओके, बहुत बढ़िया, फ्रेम मिल जाता है हमें। सेकंड पॉइंट बोलते जाओ। फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, रोमम हो गया, मटेरियलिटी हो गया, चलो जी साइड में आ जाओ। उसके बाद अकाउंटिंग पॉलिसी हो गया, एरिया रिक्वायर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन, चलो जी साइड में आ जाओ। लास्ट के 2 बचे हैं, ई वाले, लास्ट के 2 बचे हैं। ई वाले कौन से, एक्सपेक्टेशन, कम ऑन, एक्सपेक्टेशन, और दूसरा आता है हमारे पास क्या, एविडेंस, दैट्स इट, राइट। तो आप देखिए, अभी हमने बात करते करते याद कर लिया यार इसको, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल भी। अब हम कह रहे हैं कि भाई आपने एंटिटी को अंडरस्टैंड कैसे करना है, ये बताओ। तो इसका भी सर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, बहुत बार आया हुआ है। आइए जरा एक बार पढ़ लेते हैं। तो आपने किसी भी एंटिटी को समझना है, आप सबसे पहले क्या समझेंगे भैया, इंडस्ट्री। कम ऑन, क्या समझेंगे, इंडस्ट्री उसकी। आप अगर आते हो और आप मेरे बिजनेस को समझना चाहते हैं, आप मेरी ऑर्गेनाइजेशन को समझना चाहते हैं, नीरज और क्लासेस को, तो आप बोलोगे बताओ सर इंडस्ट्री क्या है, मैं बोलूंगा जी एडटेक इंडस्ट्री है। फिर आप एडटेक इंडस्ट्री को समझोगे, साथ में देखोगे इस इंडस्ट्री पे कौन कौन से और चीजें हैं जो एप्लीकेबल है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कौन से। फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप फर्म के लिए और कंपनी के लिए एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में कुछ अलग चीजें हो सकती हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसके लिए अलग एप्लीकेबल हो सकते हैं, कुछ हो सकता है कि पार्टनरशिप फर्म पे एप्लीकेबल ना हो, या टर्नओवर पे भी डिपेंडेंट हो सकते हैं कुछ चीजें। वो होता है ना आपका क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, मेरी नॉलेज थोड़ी सी कम है एप्लीकेशन को लेके, लेकिन आप खुद समझ सकते हैं कि हो सकता है कि कुछ पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वहां पे एप्लीकेबल ही ना हो। कम ऑन। तो सबसे पहले हमने जाके समझा इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के साथ हमने समझा भाई इसके ऊपर क्या क्या चीजें एप्लीकेबल है। फिर बहुत अमेजिंग चीज, हमने इंडस्ट्री को समझ लिया, अब हम नेचर समझ रहे हैं। नेचर कैसे समझेंगे, ऑपरेशंस, सर्विस सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग है, ओनरशिप। ओनरशिप में आप क्या बोलेंगे कि भाई यहाँ पे किस तरह से जो है फाइनेंस्ड है, किस तरह से फाइनेंस्ड है। इन्वेस्टमेंट दैट आर एंटिटी इज मेकिंग मेकिंग एंड प्लान टू मेक। आप ये समझिए कि भाई यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कोई ऐसी कंपनी जिसने रिसेंट कुछ बायआउट्स की हो। फॉर एग्जांपल अभी जो है एक एक बात चली थी कि कोटक महिंद्रा बैंक जो है इंडसइंड बैंक में इन्वेस्ट करने वाला है। ये फेक न्यूज थी, इंडसइंड बैंक ने जो है इसको जो है खारिज कर दिया था, बट फिर भी
हमें इससे एंटिटी का नेचर पता चलेगा कि एंटिटी किस तरह से काम करना चाहती है। और बहुत सारी न्यूज़ आप ऐसे सुनते रहते होंगे कि ये एंटिटी, जैसे रिलायंस की बात करते हैं। रिलायंस ने अभी जो है किशोर बियानी की एंटिटी के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करी। किशोर बियानी की बल्कि पूरा ग्रुप ही जो है उसने फ्यूचर ग्रुप, फ्यूचर रिटेल आई होप जो कंपनी है वो बाय आउट कर ली है। राइट, तो इन्वेस्टमेंट किस तरह की कंपनी करने जा रही है, एंड उसके बाद स्ट्रक्चर कैसे एंड हाउ इट इज फाइनेंस, इक्विटी ज्यादा है, डेट ज्यादा है, किस तरह से जो है ये फाइनेंस्ड है। ओनरशिप की बात करें, प्रमोटर्स के पास कितने शेयर हैं, किस तरह से गवर्नेंस स्ट्रक्चर बना रखा है, सीईओ, सीएफओ, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, दो बातें हो गई। देन उसके बाद अकाउंटिंग पॉलिसी की बात करेंगे कि भाई अकाउंटिंग पॉलिसी जो है वो क्यों, ये वाली क्यों सेलेक्ट कर रखी है, इसमें चेंज है तो क्यों है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटेजीज दोज रिलेटेड टू बिजनेस रिस्क, यानी कि अभी बात हो रही है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की कि एंटिटी की ऑब्जेक्टिव क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है, और बिजनेस रिस्क क्या क्या है, और बिजनेस रिस्क एंटिटी बचने के लिए क्या प्लान बनाती है, एंड फाइनली एंटिटी अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को कैसे मेजर करती है। गाइज, इन क्वेश्चंस पे अगर मैं टाइम लगा रहा हूं तो मैं बहुत सोच समझ के टाइम लगा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप ये पढ़ के जाएं, छोड़ के ना जाएं किसी भी हाल में। राइट, तो आप एंटिटी को कैसे समझेंगे? स्टेप वन इंडस्ट्री समझेंगे, स्टेप टू नेचर, नेचर में क्या समझोगे, ओनरशिप समझोगे, ऑपरेशन समझोगे, उसके बाद उसकी इन्वेस्टमेंट समझोगे, और साथ साथ में कैसे स्ट्रक्चर्ड है, कैसे फाइनेंस्ड है, देन अकाउंटिंग पॉलिसी, देन ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटेजी, बिजनेस रिस्क, एंड फाइनली द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। डन, दोनों क्वेश्चन याद रहेंगे। आ जाओ जी। देन उसके बाद मैंने आपको बोला था कि आगे क्वेश्चन आएगा रिस्क दैट रिक्वायर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन। तो ऐसे रिस्क को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट रिस्क बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स दे रखे हैं, याद रखिएगा। और सर ये एज इट इज आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। नीडलेस टू से ये भी सर ट्रिपल ए क्वेश्चन है, 5 स्टार त्रिवेदी। आप बोलोगे सर सारे ऐसे, हाँ बेटा, जो बेंचमार्क है ना वो तो बेंचमार्क है ही, वो तो आपके लिए लड्डू होना चाहिए कि भाई ये तो आईसीआई पूछ ले, अच्छी बात है। सबसे सीधा पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट रिस्क, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ सिग्निफिकेंट रिस्क। तो आप पहले बताएंगे सिग्निफिकेंट रिस्क बोले तो सिग्निफिकेंट रिस्क इज द रिस्क दैट रिक्वायर स्पेशल, बोल लो वहीं बैठे बैठे बोल लो, दैट रिक्वायर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन। ओके, नाउ दीज आर द एग्जांपल ऑफ सिग्निफिकेंट रिस्क। मैंने पहले ही आपके लिए मार्क कर दिए हैं। फ्रॉड का रिस्क अगर है, इट्स अ सिग्निफिकेंट रिस्क। कोई डेवलपमेंट का रिस्क है, डेवलपमेंट किस तरह की, कोई अकाउंटिंग, इकोनॉमिक या अदर डेवलपमेंट हुई है। राइट, अब जैसे कि पेंडेमिक, पेंडेमिक की अगर मैं बात करूं तो सर आपको क्या लगता है, इट वाज अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट और नॉट? कम ऑन, इट वाज अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट और नॉट? यस, राइट। उसके बाद बिजनेस करने का अगर तरीका बदल रहा है, कोई अकाउंटिंग बदल रही है, कोई इकोनॉमिक्स बदल रही है, तो वो एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट में आ जाएगा। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन, एक सिंपल ट्रेडर है और एक बंदा सर फॉरेक्स में डील करता है। ऑब्वियसली ट्रेडर की ट्रांजेक्शन सिंपल है, फॉरेक्स में डील करने वाले की ट्रांजेक्शन कैसे होने वाली है, कॉम्प्लेक्स होने वाली है। अच्छा जी, रिलेटेड पार्टीज, रिलेटेड पार्टी हमेशा बेटा कहां पे काउंट होंगी? सिग्निफिकेंट रिस्क में। अगर आपको इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग याद है, उसका लास्ट पॉइंट याद है अगर अदर्स, तो रिलेटेड पार्टी एक ऐसी जगह है जहां पे सर इनहेरेंट लिमिटेशंस का क्वांटम या इनहेरेंट लिमिटेशंस जो है वो बढ़ जाती हैं। ओके, अच्छा जी। देन डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी, याद रखिए जहां सब्जेक्टिविटी है वहां पे रिस्क ज्यादा है। सब्जेक्टिविटी मतलब जहां पे एस्टिमेशन चल रहा है वहां पे रिस्क ज्यादा है। जहां पे सर्टेनिटी है, जहां पे बिना प्रोविजन के काम हो रहा है, जहां पे सर पॉइंट बाय पॉइंट एक्यूरेटली आप लोग चीजें रिकॉर्ड कर सकते हैं, वहां पे रिस्क क्या होने वाला है? कम। लेकिन जहां पे सब्जेक्टिविटी आ गई, यानी जहां पे आपको छूट मिली हुई है कि भैया जाओ आप प्रोविजन बना लो प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेसिस पे, इंडस्ट्री के बेसिस पे, तो वहां पे सब्जेक्टिविटी है और वहां पे सिग्निफिकेंट रिस्क रहेगा। एंड देन अनयूजुअल ट्रांजेक्शन, अनयूजुअल ट्रांजेक्शन को नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन भी बोल सकते हैं। और नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन वो जो सर, या अनयूजुअल ट्रांजेक्शन वो जो अपने साइज की वजह से या अपने नेचर की वजह से अनयूजुअल है। साइज की वजह से जनरली सर कंपनी जो है, ट्रांजेक्शन कंपनी की जो डील चलती है वो 500 रुपए से लेके 1500 रुपए तक की ट्रांजेक्शन ज्यादा ज्यादा आ रही थी सेल में, अचानक से एकदम से सर एक ट्रांजेक्शन 10 लाख की आ गई। नाउ दिस इज अ अनयूजुअल ट्रांजेक्शन बिकॉज ऑफ द साइज। राइट, देन कोई अगर किसी कंपनी ने किसी कंपनी को एक्वायर किया है, किसी कंपनी ने किसी कंपनी को एक्वायर किया है, ऑब्वियसली वो साइज की वजह से भी और नेचर की वजह से भी एक क्या है? अनयूजुअल ट्रांजेक्शन है, नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन है। आई होप आप लोग ये बात याद रखेंगे। ओके, ग्रेट। लीजिए सर, सो आइडेंटिफाइंग सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफन रिलेट टू सिग्निफिकेंट नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन और जजमेंटल मैटर्स। सो नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन वो है जो साइज और नेचर की वजह से जो है इनफ्रिक्वेंटली मतलब ऐसा नहीं बार बार होती है, वो कभी कभार होती है। राइट, कभी कभार होती है, तो या तो साइज और नेचर की वजह से, एंड दे अकर व्हाट? इनफ्रिक्वेंटली। अब वो सेल मैं बता रहा हूँ 500 से 1500 तक की होती थी, अचानक से 10 लाख की सेल दिखाई दे रही है एक दिन पे, तो भाई वो इनफ्रिक्वेंटली हर दिन 10 लाख की सेल नहीं होती है। इज दैट क्लियर? ऐसी कंपनी को एक्वायर, क्या आप हर रोज कंपनी को एक्वायर करती है कोई कंपनी? नहीं सर, शायद सालों में एक बार होती हो या साल में एक बार हो जाती हो। अच्छा जी, जजमेंटल मैटर्स वो हैं जहां पे सर आपको एस्टिमेट्स बनाने पड़ते हैं। कम ऑन, क्या बनाने पड़ते हैं? एस्टिमेट्स बनाने पड़ते हैं, और मेजरमेंट अनसर्टेनिटी है। ये गाइज आप लोग प्लीज इसको पढ़ के जाइएगा और अच्छे से करके जाइएगा। अच्छा, एक गुड न्यूज मैं आपको दे दूं, जो बेसिक्स की क्लासेस हमने करी थी बिल्कुल डिटेल वाली, उसके सारे पीडीएफ नोट्स आपको मिले हैं कि नहीं मिले अभी?
वो मैं ID91 लाइव कोर्स में ही लगवा रहा हूँ, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। जो बच्चे कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह के लिए बोल रहे थे, तो आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं ताकि कोई दिक्कत ही ना आए आपको किसी भी तरीके की। लीजिए, तो ये क्वेश्चन याद हो गया गाइस? कम ऑन। 3 क्वेश्चन अभी तक हमने जो बेंचमार्क क्वेश्चन कर लिए हैं, और याद रखिएगा इसमें से एक ना एक ज़रूर मिलेगा आपको एग्ज़ाम में। और जब एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आए और अगर आप नहीं लिख पाए, तो गलती आपकी है, क्योंकि इंस्टीट्यूट ये क्वेश्चन बार-बार पूछ चुका है, बार-बार। ओके, चलिए जी। अब आते हैं आईटी रिलेटेड रिस्क, अनदर कंटेंडर ऑफ द क्वेश्चन पेपर। ये एक बार शायद आया हुआ है, और सर ये मैं बोलूंगा कि वेटिंग लिस्ट में बैठा हुआ है, इसके रिजर्वेशन नहीं हो पाया है, ये वेटिंग लिस्ट में है सर। और ये जिस दिन आएगा बच्चे कहेंगे सर ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट से क्वेश्चन आया था, ईआईएस से क्वेश्चन आया था, लेकिन मैं आपको बता दूं सर ये 315 का क्वेश्चन है, 315 का डायरेक्ट क्वेश्चन है सर ये, कि आईटी रिलेटेड रिस्क क्या होते हैं। अगर आप लोग क्लास में पढ़े हुए हैं तो आप बता दीजिए यहाँ पे मैंने कौन से एक्टर का एग्जाम्पल लिया था, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, चैट बॉक्स में बता दो। यस, शाहरुख खान का एग्जाम्पल लिया था। अब वो मैं नहीं दिखाऊंगा भाई शाहरुख खान वाला एग्जाम्पल, क्योंकि वो पब्लिक एट लार्ज जो है नाराज हो जाती है कि भाई शाहरुख खान को कैसे बोल दिया, ऑफेंड हो जाएंगे, तो इसलिए सबसे पहली बात, जैसे फराह खान आपको याद होगी, शाहरुख खान को सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी सर, वो ऐसे सिस्टम्स पर रिलाय कर रहा था जो या तो इनएक्यूरेट डेटा को प्रोसेस कर रहे थे या प्रोसेसिंग ही गलत कर रहे थे। दोनों में फर्क है। इनएक्यूरेट डेटा यानी इनपुट गलत था, फिर प्रोसेसिंग गलत थी, तो दो बातें अलग हैं। इनएक्यूरेट डेटा को प्रोसेस कर रहे थे या प्रोसेसिंग ही गलत कर रहे थे, सबसे पहली चीज तो ये थी। डन। उसके बाद हमारे पास यहाँ चार्ट भी है, स्टोरी नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ, तो पहला पॉइंट तो हो गया, ऐसे सिस्टम और प्रोग्राम पर रिलाई करना जो इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग कर रहे थे या इनएक्यूरेट डेटा को प्रोसेस कर रहे थे। दोनों में फर्क समझ आता है आपको? कम ऑन। इनपुट गलत है तो भाई साहब इनएक्यूरेट डेटा है, प्रोसेस इनपुट सही है लेकिन प्रोसेसिंग गलत हो रही है, आंसर गलत आ रहा है आपका, तो आपकी इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग है। ओके, देन और क्या प्रॉब्लम हो सकती है आईटी की वजह से? आईटी की वजह से सर आपके डेटा को एक्सेस किया जा सकता है डिस्ट्रक्शन के लिए। बहुत सारे वायरसेस के बारे में आपने सुना होगा, रैनसमवेयर आजकल बहुत सारे आते हैं, वो आपके कंप्यूटर में आ जाते हैं और आपके डेटा को एक्सेस कर लेते हैं, राइट। या फिर अनऑथराइज नॉन एग्जिस्टेंट ट्रांजेक्शन को राइट कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, यानी जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती थी वो चीज़ें जो है यहाँ पे आप कर सकते हैं। ओके, देन चेंजेस टू डेटा इन मास्टर फाइल। मास्टर फाइल जैसे कि फॉर एग्जांपल एक आप कंपनी में काम करते हैं, उस कंपनी में जो है 100 एम्प्लॉयज हैं, तो 100 एम्प्लॉयज का एक मास्टर डेटा बना हुआ है। अब सर आईटी के थ्रू अगर कोई एक्सेस पा ले तो मास्टर डेटा को भी वो चेंज कर सकता है। एंड चेंजेस टू द सिस्टम ओवरऑल, मान लीजिए आपका ओएस ही उसने चेंज कर दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम ही उसने कुछ बदल के रख दिया, राइट। सो अनऑथराइज एक्सेस टू डेटा, इससे क्या हो सकता है, डिस्ट्रक्शन हो सकती है, अनऑथराइज नॉन एग्जिस्टेंट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो सकती है। चेंजेस टू डेटा इन मास्टर फाइल और चेंजेस टू द सिस्टम। देन उसके बाद आईटी से सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी खराब हो सकती है, और सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी आईसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है, और आईटी से सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी खराब हो सकती है, क्योंकि आईटी की वजह से यू मे गेट द प्रिविलेजेस विच आर बियॉन्ड नेसेसरी, यानी जिसकी जरूरत नहीं है वो भी जो है आपको मिल सकता है। देन फेलियर टू मेक नेसेसरी चेंजेस टू द सिस्टम, हो सकता है, गाइस ध्यान सुनिएगा, हो सकता है कि आपने अपना सिस्टम अपडेट ही नहीं किया, आपने अपना सॉफ्टवेयर जो है अपडेट ही नहीं किया, आईटी को अपडेट ही नहीं किया, और इस वजह से भी सर आपके आईसी जो है बेकार हो सकते हैं। एंड इनअप्रोप्रिएट मैनुअल इंटरवेंशन। व्हाट इज इनअप्रोप्रिएट मैनुअल इंटरवेंशन? भाई ये तो आप ना दिमाग में डाल लो, इंसान कितने ही कंट्रोल बना ले, कितने ही कंट्रोल बना ले, लेकिन मैनुअल इंटरवेंशन कहीं ना कहीं पे है ही, और मैनुअल इंटरवेंशन की वजह से आपकी सारी की सारी आईटी जो है वो खराब हो सकती है, राइट। सो आपका इनअप्रोप्रिएट मैनुअल इंटरवेंशन की वजह से भी दिक्कत आ सकती है। देन अगला कॉन्टेंडर, ये भी सर कॉन्टेंडर है, इसमें 5 स्टार ना देके 3.5 स्टार दे दूंगा। मन तो 5 ही कर रहा था, बट आपका थोड़ा लोड कम कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं इसको छोड़ के जाना है, इसका मतलब ये इसको करके जाना है। ऑल्दो ये ईआईएस जैसे लगते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन भाई इसे भी पढ़ के जाना है। अच्छा जी, बेनिफिट्स ऑफ आईटी टू एन एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल, प्लीज प्लीज डोंट मिस इट। सबसे पहले तो कंसिस्टेंट, सबसे पहला फायदा यही है, याद रखिएगा इस बात को। कैसे याद रखेंगे सर कंसिस्टेंटली, कैसे मतलब कैसे समझेंगे? सॉफ्टवेयर में मैंने एक बार एक परसेंटेज सेट कर दी कि इस परसेंटेज से जो है टीडीएस कटना है या इस परसेंटेज से जो जीएसटी लगना है, अब वहां पे गलती होने के चांसेस कम है, वो कंसिस्टेंट चलेगा। डन। उसके बाद दूसरा बेनिफिट आईटी का क्या आने वाला है सर? टाइमलीनेस, अवेलेबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ इन्फॉर्मेशन। जब आईटी है तो सर आपको टाइमलीनेस, टाइमलीनेस मतलब आपको जब चाहिए तब इन्फॉर्मेशन मिलेगी, राइट। अवेलेबिलिटी का मतलब सेम, कि भाई ऐसा नहीं है कि आपने आज इन्फॉर्मेशन मांगी है 3 दिन बाद इन्फॉर्मेशन मिल रही है, नहीं, आपको टाइम पे मिलेगी, इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ऑब्वियसली एनालिसिस में मदद करता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आज की डेट में अगर मैं अपना एनालिसिस करना चाहूँ कि मेरी कौन सी क्लासेस ज़्यादा सेल होती हैं, कौन सी क्लासेस कम सेल होती है, कौन से टीचर से कितना रेवेन्यू है, एटसेट्रा, मैं मैनुअली करूंगा तो फास्ट हो पाएगा, या मैं एक्सेल की मदद से करूंगा तो फास्ट हो पाएगा? आंसर इज एक्सेल की मदद से। और एक्सेल भी क्यों?
मेरे तो सर जो डैशबोर्ड है उसी के अंडर सर मुझे सब दिख जाता है, बस मुझे बस लगाना होता है कि कैटेगरी दिस, कोर्स दिस, बस क्लिक करता हूँ और सब पीरियड डालता हूँ कि इस पीरियड से इस पीरियड की मुझे ट्रांजैक्शन बताओ, वो तुरंत बता देता है। और साथ में वो बार ग्राफ चार्ट और पाई चार्ट वगैरह भी बना के दे देता है, जिससे मुझे एकदम क्लियर हो जाता है। तो ऑब्वियसली आईटी का ये फायदा है। देन आईटी से आप क्या कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं द परफॉर्मेंस ऑफ एंटिटीज, एक्टिविटीज, पॉलिसी एंड प्रोसीजर। सिंपल सी आपको एक बात बताता हूँ, आप जब गूगल, मतलब ये सब मैं समझा ही रहा हूँ, मुझे लगा था रिवाइज कराऊंगा, बट फिर भी थोड़ा बहुत समझा देता हूँ कि मुझे भी चैन नहीं मिलेगा और तुम्हें भी चैन नहीं मिलेगा। नहीं तो देखिए, गूगल ड्राइव जब मैं यूज करता हूँ, गूगल ड्राइव में बहुत सारी चीजें हैं, गूगल डॉक्स है, गूगल शीट्स हैं और आपके गूगल स्लाइड्स भी है। वहां पे पता है इतना मजा आता है, आप गूगल ड्राइव यूज करेंगे ना, तो आपके अभी हमारे साथ एक बार ऐसा हुआ था, एक एम्प्लॉय ने जो है स्टॉक में थोड़ी सी इधर उधर करने की कोशिश करी, बहुत जेन्युइनली करने की कोशिश करी, कुछ प्रॉब्लम थी, उसने सोचा मैं इसको सॉर्ट आउट कर देता हूँ, तो उसने क्या किया, उसने गूगल ड्राइव में चेंज कर दिया। अब गूगल ड्राइव क्या लॉग मेंटेन करता है कि किसने कब कितने बजे चेंज किया था, कितने सेकंड पे चेंज किया था, उसे बात पता नहीं थी। तो मैंने देखा, मैंने उससे बोला हाँ भाई यही था, इसने बोला हाँ ओपनिंग इन्वेंट्री इतनी थी, मैंने बोला आपने तो चेंज नहीं करी, उसने बोला नहीं, और मैंने उसको लॉग दिखा दिया कि आपने अभी 1 घंटे पहले जो है इससे यहाँ पे अपने एंट्री करी और अपने लॉग जो है वो चेंज किया यहाँ पे। तो उसके बाद उसे पता चल गया कि भाई गूगल ड्राइव में मैं कुछ भी चेंज करता हूँ उसका क्या बनता रहता है, एक लॉग बनता रहता है। अब आप इसको ये समझने की बात पड़ी है कि इट एनहांसेस द एबिलिटी टू मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ द एंटिटीज, एक्टिविटी एंड पॉलिसी एंड प्रोसीजर। अब आप ये सोचिए, मैनुअली होता शायद रब करके वो लिख देता, राइट, या किसी भी तरह से उसे ठीक करके कुछ भी करके वो लिख देता, लेकिन यहाँ पे आप लोग जो है आसानी से मॉनिटर कर सकते हैं आईटी की वजह से। देन उसके बाद सर आपका कंट्रोल्स को सरकम कंट्रोल्स ओवर या कंट्रोल्स को ओवरराइड किया जाएगा, इसके रिस्क को जो है कम कर सकते हैं। एंड यस, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी जो है वो बढ़ाई जा सकती है आईटी से। जैसे कि मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, हमारा जो बहुत एक हमारा एक पूरा डेटाबेस है, उस डेटाबेस को कोई सिर्फ देख सकता है, कोई उसको एडिट भी कर सकता है, कोई स्टूडेंट को ऐड कर सकता है, कोई स्टूडेंट को डिलीट कर सकता है। तो हमने अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अलग अलग अथॉरिटीज, अलग अलग प्रिविलेजेस जो है दे रखे हैं, एंड दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ वॉट, आईटी ओनली, राइट। सो ये मैंने आपको समझाने की भी कोशिश करी गाइज। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इस पे भी, बेनिफिट ऑफ आईटी टू एन एंटिटीज आईसी, पीपल विल थिंक दैट इट इज फ्रॉम EIS और इट इज फ्रॉम ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, बट लेट मी टेल यू वंस अगेन, इट इज फ्रॉम, कम ऑन, इट इज फ्रॉम SA 315। आई होप आपको ये बात समझ आ गई है। ग्रेट। अब डॉक्यूमेंटिंग द रिस्क तो सर कुछ नहीं है, ये मैं टॉपिक आपके लिए छोड़ रहा हूँ, डॉक्यूमेंटेशन हमेशा मैं बोलता हूँ आपको आप पढ़ेंगे। अब एक जनरल गाइडेंस दे रहा हूँ कि आपने इसके साथ क्या पढ़ लेना चाहिए जो आपको मजा आ जाएगा। तो सबसे पहले गाइज आप लोगों को क्लास में कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल के बारे में कुछ बताया गया था, मुझे अच्छी तरह याद है, बताया गया था, मैंने कुछ वीडियोस भी दिए। सो कुल मिला के देयर आर 5 components of internal control. The first question is, what are the 5 components of internal control? The very first question which ICAI can ask for 4 marks is, please, what are the 5 components of internal control? तो याद रखिएगा, पहला है जी कंट्रोल एनवायरमेंट, दूसरा है एंटिटीज रैप, तीसरा है इंफॉर्मेशन सिस्टम, चौथा है कंट्रोल एक्टिविटीज और पांचवा आता है मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल। पहले तो 5 कंपोनेंट्स के नाम ही याद होने चाहिए क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन इसी में से पूछ लेंगे लोग। आई होप ये बात क्लियर है, जल्दी बताइए, कम ऑन। सो व्हाट आर दी 5 कंपोनेंट्स, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, 5 कंपोनेंट के नाम बता दो। तो कंट्रोल एनवायरनमेंट है, एंटिटीज रैप है, इंफॉर्मेशन सिस्टम है, कंट्रोल एक्टिविटीज है और आपकी मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल है। इसकी मैंने आपको शायद 5 में से 3 या 4 की वीडियोस बना के दी है, प्रॉपर डिटेल्ड वीडियोस दी है। कम ऑन, गिव मी अ थम्स अप अगर आपको मिली है क्लास में तो, और नहीं मिली तो पापी तुमने देखी क्यों नहीं है। सब बच्चे ऐसे बैठे हैं सर ये वीडियोस कब आई हैं। 100% है बेटा, 100% है। सोहिनी ने बोल दिया हाँ, हर्ष ने बोल दिया हाँ, ग्रेट, चलो ठीक है, जिसने भी देख ली वेरी गुड, जिसने नहीं देखी भाई प्लीज देख लो, बड़ी मेहनत लगी थी वो वीडियो बनाने में, प्लीज देख के जाएं। अब इसमें से मैं रैंकिंग दे रहा हूं आपको, कैसे पढ़ना है आपने, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो भाई एंटिटीज रैप, 4 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन है, 4 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन है एंटिटीज रैप के ऊपर। ओके, एंटिटी अपने रिस्क को कैसे असेस करती है। उसके बाद मैं बोलूंगा सर आपके लिए आता है ये वाला कंट्रोल एनवायरनमेंट। ये तो मैंने 100% आपको उसकी वीडियो दे रखी है कंट्रोल एनवायरनमेंट की, बल्कि इसको 1 भी कर सकते हैं, उसको 2 भी कर सकते हैं, दोनों को ही 1 अप कर सकते हैं, राइट। अच्छा जी, तो ये दोनों आपने जरूर 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 पढ़ने हैं। उसके बाद आप इन तीनों की रैंकिंग समझ लीजिए एक ही साथ है, और इनको भी जरूर 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 पढ़ के जाइएगा। ये सर आ सकते हैं एग्जाम में, स्टैंड अलोन क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का ही है। द ऑडिटर शैल ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेजर एक्टिविटीज दैट द एंटिटी यूजेस टू मॉनिटर इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एक्सप्लेन। तो कहते हैं जी ऑडिटर को अंडरस्टैंड करनी चाहिए, शैल ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेजर एक्टिविटीज दैट एंटिटी यूज टू मॉनिटर द आईसी। तो मॉनिटर द आईसी आगे मतलब आपको सर मॉनिटरिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल वाला जो पार्ट है वो लिख के आना है, राइट। सो प्लीज इसको मिस मत करिएगा। ये आपको मैंने वीडियोस दे रखे हैं, जितनी भी दे रखी हैं, 2-3 जितनी भी करा रखी हैं, घनश्याम भी बता रहे हैं, केतन भी बता रहे हैं, जो भी दे रखे हैं वो करिएगा और आगे बढ़िएगा, इसको मत छोड़िएगा। अच्छा, अभी इसके बाद तुरंत आपको चैप्टर 4 वाली रिवीजन वीडियो देखनी चाहिए मेरे हिसाब से।
ये जब आप पढ़ लेंगे उसके बाद आपको और क्या क्या चीजें हैं जो चैप्टर 4 वाले रिवीजन वीडियो से पहले कर लेना चाहिए, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। ओके, इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड और क्या क्या चीजें हैं मैं आपको बता देता हूं। शुरू से देखते हैं ऐसे 315 इंटर कंट्रोल वाले चैप्टर को। तो जब आप ये पढ़ लेंगे बेटा, उसके बाद आप सबसे पहले एक बार के लिए इंटरनल कंट्रोल पढ़िएगा। इंटरनल कंट्रोल की डेफिनेशन, उसकी लिमिटेशंस, ये लीजिए। इंटरनल कंट्रोल की डेफिनेशन, उसके ऑब्जेक्टिव, उसके कंट्रोल्स रिलेवेंट टू दी ऑडिट, ये भी एक बार आप रीड आउट कर सकते हैं। एंड कंपोनेंट्स ऑफ आईसी जो मैं आपको बता रहा था यहाँ पे, ये पढ़ लीजिएगा, आपका सर ऐसे 315 कंप्लीट हो जाएगा। और इनहेरेंट लिमिटेशन, चाहे ओल्ड कोर्स है चाहे न्यू कोर्स है, प्लीज यही वाली इनहेरेंट लिमिटेशंस पढ़िएगा आप, और कोई इनहेरेंट लिमिटेशंस मत पढ़िएगा, राइट। इसकी मैंने आपको वीडियो दी है, यही पढ़ा है बल्कि मैंने क्लास में आप लोगों को। ओके, फिर आपका आप मान सकते हैं कि आईसी कंप्लीट हो गया। उसके बाद चैप्टर 4 की रिवीजन वीडियो देख लीजिएगा एक बार, आपकी गेम बनती हुई नजर आएगी। एंड गाइज लेट मी रिपीट, चैप्टर 4 से मुझे उम्मीद है 5 से 8 बोलने का भी मन कर रहा है, 10 बोलने का भी मन कर रहा है, आप 10 लगा के चलो। 5 से 10 नंबर का पेपर सर आपका चैप्टर 4 से आना है, तो हमें क्यों मिस करना है सर इसको, किसी भी हाल में हम इसको मिस नहीं करेंगे। और इसमें ऑडिट रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनल कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, 315, 330, 265, ये सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सर इसके अंदर छुपे हुए हैं। ओके, फिर से बोल दूं, ये दोनों, ये आपको लग सकता है आईसी ने डिलीट कर दिया, बट मैंने आपको बताया था कि इसमें से आपका क्वेश्चन आ सकता है, आया हुआ है बल्कि। अच्छा, एक दोस्त मुझसे बोल रहे हैं सर ऐसे 240 कवर करा दो, ऐसे 240 दोस्त कवर करा चुका हूं मैं। जैसे चैप्टर 4 की रिवीजन वीडियो है, वैसे हमने चैप्टर नंबर 5 की भी कंप्लीट रिवीजन वीडियो बना के अपलोड कर दी है, उसमें आपका ऐसे 240 भी कवर्ड है। आई होप ये बात क्लियर है। कम ऑन गाइस, डन, लीजिए। तो अब ऑडिट में मेरे को लगता है हमने काफी तैयारी कर ली है यार। ऑडिट में आपको मैंने 6-7 चैप्टर की रिवीजन वीडियो दे दी है, काफी सारे एसेस दे दिए हैं, बार बार पेपर का मैं स्ट्रक्चर बताता रहता हूं, तो टेंशन मत लीजिए। और अगर आपको लग रहा है, अगर आपको टेंशन हो रही है कि सर मैं जो पढ़ रहा हूं वो याद नहीं रहता, इट्स नॉर्मल, इट्स ओके। प्रॉब्लम तब होगी जब सर आप पढ़ रहे हो और आप कह रहे हो मुझे सब कुछ याद हो रहा है, तब आप आइंस्टाइन के भतीजे लग रहे हो, वो गलत है। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर मैं पढ़ रहा हूं और मुझे याद नहीं रह रहा, इट्स टोटली ओके, डोंट वरी एट ऑल। बट अगर आपको लगता है कि सर मैं पढ़ रहा हूं मुझे सब कुछ याद है, तो दिक्कत है। अब वो याद नहीं रह रहा का सॉल्यूशन क्या है? बिलीव मी गाइस, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है और अगर आपने चीजें एक आधी बार याद करी हैं, पढ़ी हैं, रीड आउट कर रखी हैं, कीवर्ड्स मार्क कर रखे हैं, आप एग्जाम से एक दिन पहले जब पढ़ेंगे आप एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे। एक मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ये जितने भी डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है ना, आएगा 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 5 स्टार त्रिवेदी क्वेश्चंस, उनको मत मिस कीजिएगा। उनके कीवर्ड्स तो बहुत भयंकर तरीके से याद होने चाहिए। जैसे आज की बात करें हम लोग, तो पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी बहुत अच्छी तरह आना चाहिए, हाउ टू अंडरस्टैंड द एंटिटी ये बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। देन उसके बाद हमने पढ़ा कंपोनेंट्स ऑफ आईसी, ये कम से कम 5 कंपोनेंट्स के नाम तो बहुत अच्छी तरह याद होने चाहिए। उसके बाद हमने पढ़ा, एक क्वेश्चन में और पढ़ा था, सिग्निफिकेंट रिस्क के एग्जांपल्स, ये बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। आईटी रिलेटेड रिस्क क्या है, आईटी के बेनिफिट्स क्या हैं। आप ये सोचिए डायरेक्ट क्वेश्चन है, एक ही एसए में से इतने सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस, सो स्किप करना बिल्कुल भी नहीं बनता है। इन क्वेश्चंस पे तो पूरी पूरी मेहनत होनी चाहिए। और बाकी जो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैं आपको बताता हूँ कि सर एक्सप्लेन, एनालाइज, भाई उनका कोई आंसर नहीं है, उनका कोई दीन ईमान नहीं है, तो आपको उनसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप वो कॉन्सेप्ट के बेसिस पे लिख के आए, बल्ले बल्ले। ओके गाइज, कम ऑन। चलिए, अब आप सबको बहुत बहुत भाई दिवाली की शुभकामनाएं, सेफ दिवाली मनाएं, टेंशन ना लें। और अब आज मुझे लगता है उषा इज सिटिंग इन लाइब्रेरी, आई थिंक दिवाली के दिन पे भी उषा इज सिटिंग इन लाइब्रेरी, तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। और सबसे यही उम्मीद है कि भाई अपना ध्यान रखेंगे, अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, माता पिता की हेल्थ का ध्यान रखेंगे, घर परिवार में सबकी हेल्थ का ध्यान रखते हुए जो बेस्ट पॉसिबल हो पाएगा हम वो बेस्ट पॉसिबल करने की कोशिश करेंगे और बेस्ट पॉसिबल चीज़ करके आएंगे, राइट। चलिए, इसी तरह से सर मैं कोशिश करूंगा, अब देखता हूं और क्या कराऊं। ऑडिट में मुझे लगता है ऑडिट में काफी कुछ हो गया, एसएम में कुछ करा जाए, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का एक चैप्टर और उठा लिया जाए। 2 चैप्टर की रिवीजन वीडियो पहले से बन चुकी है, तीसरे चैप्टर की भी कोशिश करेंगे कि भाई एक और चैप्टर भी करा दूं आपको, ताकि आप लोगों के लिए वो भी आसान हो जाए, आप आसानी से ईआईएस पे ज्यादा फोकस कर पाए, एसएम के 3 चैप्टर मेरे साथ रिवाइज कर लें, राइट गाइस। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच गाइस, स्टे कनेक्टेड, स्टे एट, जय हिंद। और हाँ, सीखते रहें, क्योंकि मित्रों सीखना बंद तो जीतना बंद। एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय, बाय कर दो।